पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। और देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चे अभी भी मेरे को यही मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम पेपर का क्या ही सीन रहने वाला है। तो जिस हिसाब से अभी तक मेरे को न्यूज़ मिली है हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के माध्यम से, तो उसमें तो यही पता चल रहा है कि आपके पेपर जो सेकेंड सेमेस्टर के भी होने हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही होंगे, है ना। तो अभी तक फ़िलहाल आप यही मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव मोड में ही होने हैं। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियली न्यूज़ आती है या फिर से कोई अखबार के आर्टिकल के माध्यम से न्यूज़ आती है तो हम आप तक प्रेषित करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखो, यही अप्रैल में ही आपकी ये यूनिट 1 ख़त्म कर देंगे। अब मैम थ्योरी क्यों पढ़ा रही हैं, फिर एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव मोड में होना है तो आपका मन में ये भी आ रहा होगा एक डाउट। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप किस लेवल के एमसीक्यूज कर लोगे, ये बताओ। ऐसे तो क्या पर्यावरणीय शिक्षा से पीएचडी तक की जा सकती है ना। तो हम आपको वो क्वेश्चंस थोड़े ना करवा देंगे। तो एक बार आप पहले पढ़ लो थ्योरी, फिर हम आपको एमसीक्यूज तो 10 दिन में, एक दिन में 100 भी करवाएंगे तब भी 10 दिन में 1000 हो जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करवा देंगे, सो उसकी चिंता ही नहीं करो। और देखो, टेक्नोलॉजिकल और ये आपका ईवीएस ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो और जितना मेरे से हो पाएगा हम उतना आपके लिए एग्जाम टाइम पे प्रैक्टिस करवाने का कुछ प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, हम अगर एक को भी उठाएंगे तो फिर दूसरे वाले बच्चे कहेंगे मैम हमारा, और फिर वो कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। इस वजह से पहले 2 सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, 2 आप अपने एंड से पढ़ लो। और ऑब्जेक्टिव हो रहा है अगर, तो समझो ये एक बहुत बढ़िया चांस है परसेंटेज बनाने का, है ना। क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा है, देखो इसमें क्या है, थ्योरेटिकल में भले नंबर आपको कम मिल जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको 3 नंबर दे देगा, 4 नंबर, लेकिन अगर यहाँ पर 5 में से आपके 5 सही हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो अभी से ही प्रैक्टिस शुरू करिए, थ्योरेटिकल पढ़िए पहले, बुक्स या जो भी आपके पास चीज़ें हों उनसे। और बाकी क्लास की पीडीएफ के लिए आप ऐप इंस्टॉल कर लो पीजी पॉइंट, है ना। वहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ डेली मिल जाया करेगी, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ लिया करिएगा। सो आइए शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद में 1.4 और 1.5 पढ़ा करके आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। 4 यूनिट है, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20 यही मई में ही ख़त्म करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम की यदि मैं बात करूं तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? तो जीव विज्ञान यानी बताओ, जीव विज्ञान यानी जूलॉजी की, है ना। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसमें जीवों का एक दूसरे से अपने वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण पारिस्थितिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पेड़ पौधे, जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों का पालन पोषण करने वाले वन, घास क्षेत्र, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल आदि अपने स्वरूप, संरचना एवं कार्य में एक दूसरे से बहुत भिन्न है, परंतु फिर भी उनमें बहुत सी समानताएं भी हैं। जैसे कि इन सभी में किसी न किसी प्रकार से हरे पौधे, सूक्ष्मजीवी, शाकाहारी व मांसाहारी जीव पाए जाते हैं, जो एक सुनिश्चित रूप से अपने आसपास के पर्यावरण से ऊर्जा एवं पदार्थ का लेन देन स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं। पर्यावरण का निर्माण जैविक यानी बायोटिक व अजैविक यानी नॉन बायोटिक घटकों से मिलकर के होता है। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है आपकी। जो पर्यावरण का निर्माण है वो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट से मिलकर के हुआ है या जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के हुआ है। इन दोनों में गहरा संबंध होने के कारण निरंतर जटिल क्रियाएं भी इसी में चलती रहती हैं तथा प्रत्येक जीव विशेष को प्रभावित करती रहती है। अब यदि मैं बात करूं पारिस्थितिकी की, पारिस्थितिकी क्या होता है? तो पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। अब ये अच्छे से आपको देखना है क्या कि जो पारिस्थितिकी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है। देखो, ये 1 नंबर में क्वेश्चंस अगर आपको याद हो लास्ट टाइम पे बने थे ना कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कोई लैटिन भाषा से तो कोई कहीं से। तो याद रखना, इकोलॉजी आपका कहाँ से लिया गया? ग्रीक से लिया गया। देखो कैसे याद रखोगे, जब आप इकोलॉजी लिखोगे तो जी आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ से याद रखना इकोलॉजी आपका ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और ये किन शब्दों से मिलकर के बना है? तो ओइकास तथा लोगस से मिलकर के बना हुआ है। ओइकास का अर्थ होता है आवास, विकास का अर्थ क्या होता है? आवास। और लोगस का अर्थ क्या होता है आपका? अध्ययन। तो पूरे का मतलब क्या होता है? यानी कि स्थान के संबंध का अध्ययन, यानी कि
इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, स्थान के संबंध का अध्ययन, अतः पारिस्थितिकी जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, जिसे वातावरणीय विज्ञान कहते हैं। शाब्दिक रूप में पारिस्थितिकी जीवों का उनके आवास पारिस्थितिकी का संबंध उन दशाओं से होता है जो पर्यावरण तथा विभिन्न जीवों के मध्यम होने वाली अंतःक्रिया की जानकारी देते हैं। जो आपके प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रहे कौन मैम, तो एच रिटर। इनके अनुसार इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, एच रिटर ने किया था। जबकि और अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न में कि इसकी संपूर्ण व्याख्या किसने की थी, अर्थात पारिस्थितिकी की संपूर्ण व्याख्या किसने की थी, तो आपके ये जर्मन के वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने की थी। समझो बात को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एच रिटर ने किया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी संपूर्ण व्याख्या किसने की थी, तो जर्मन के आपके वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। ठीक है, अब देखो थ्योरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो रहे हैं। भाई बनेगा तो क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही ना। जब मैं आपको पूरी थ्योरी बना दूंगी तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, वो है ना। अब ऐसे हम क्वेश्चन कराना शुरू कर दें कहीं से, आपको पता है वो आपकी किस यूनिट का क्वेश्चन है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने जब सिलेबस ही एनालिसिस नहीं किया, जब चैप्टर ही नहीं पता होंगे तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है ऐसे, है ना। ओडम के अनुसार क्या कहा गया कि पारिस्थितिक से अभिप्राय प्रकृति की संरचना तथा उसमें संपादित होने वाले समस्त क्रियाओं के अध्ययन से। अब देखो यहाँ पर ये आपके एग्जाम्पल के उसके रूप में लिखा हो कि अलग अलग जो आपके वैज्ञानिक रहे उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी इकोलॉजी की यानी कि पारिस्थितिकी। तो ओडम ने क्या बताया कि अब यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्या, कि प्रकृति की संरचना तथा प्रकार का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। ये कथन किसका है, ओडम का, अर्नेस्ट का, फिलिप का या फिर किसका है? तो आप क्या बताओगे, बताओ। ओडम का है। कैसे याद रखोगे, ओडम का है, कैसे याद रखोगे, ओडोनिल से याद रखना। ओडोनिल से क्या होता है, प्रकृति की जैसी फ्रेश क्या होती है, स्मेल आती है ना, तो वैसी ओडम से याद रखना कि प्रकृति की जैसी फ्रेश स्मेल आती है ना। प्रकृति अगर आ जाए पहले तो फिर ओडम ऐसे करके याद रख सकते हो। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या कहा कि वातावरण के कार्बनिक तथा अकार्बनिक घटकों तथा जीवधारियों के संपूर्ण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब ये कैसे याद रखोगे, अर्नेस्ट हैकेल, तो कैसे याद रखोगे, मतलब अपनी ट्रिक्स भी आपको बीच बीच में बनाते रहना है ना। नेक्स्ट देखो जरा, फिलिप हैंडलर के अनुसार क्या कहा गया कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का विचार है ना। नेक्स्ट, अब कैसे याद रखोगे, तो जो जीवधारी होते हैं जैसे सीरियल वगैरह में देखो वो जो हीरोइंस होती हैं वो किसका रूप ले लेती हैं, है ना, नागिन का, ऐसे जीवधारी बन जाती है ना। तो क्या करती हैं, उससे ये सब काम करके वो क्या करती हैं, अर्न करती हैं। क्या करती हैं, अर्न करती हैं। तो ऐसे करके आप अर्नेस्ट बना सकते हैं ना, अर्नेस्ट हैकेल। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आपका, इकोसिस्टम क्या है, समझो बात को भाई, कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजे टेंसले ने सन 1935 में किया था। उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण के सभी जैविक अजैविक के संपूर्ण कारकों के संपूर्ण संतुलन के फलस्वरूप बनी हुई पद्धति है। मतलब इनका कहना था कि जो भी जैविक और अजैविक आपके कार्बनिक और नॉन कार्बनिक एलिमेंट्स है, इनसे जो मिलकर के बना हुआ है, यही आपका क्या है, पारिस्थितिकी है। यानी किसी भी क्षेत्र के समूह में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को अपनी गतिविधियों द्वारा प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, जो अब जैसे कोई ना कोई इन एंड इनडायरेक्टली में सबको, अब हिरन है तो क्या मैम वो हमको प्रभावित करने का, बिल्कुल प्रभावित कर रहा है। हिरन अगर ग्रीन ग्रास नहीं खाएगा तो फिर मतलब ऐसे करके जैसे आप फूड चेन जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओमनिवोरस, कार्निवोरस, है ना, हर्बीवोरस, सब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आपके में इसी चैप्टर में आगे होगा या चैप्टर 4 में होगा, है ना। फिर देखो ज़रा, इसी तरीके से टेलर ने क्या कहा 1936 में अपने शब्दों में कहा कि पारिस्थितिकी यानी कि क्या पढ़ रहे हो आप, इकोसिस्टम, है ना। क्या कहा, पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो उनके संपूर्ण पर्यावरण में रहता है। टेलर ने क्या कहा, ऐसे याद रखो, टेलर क्या करता है, आपके यहाँ कोई भी फैमिली फंक्शन होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है किसकी, टेलर की। भाई लहंगा अगर सिलेगा तो टेलर ही सिलेगा ना। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि संपूर्ण जिम्मेदारी कपड़ों की किसकी होती है, टेलर की, ऐसे, है ना। पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो उनके संपूर्ण पर्यावरण में रहता है। हैकेल ने 1869 में क्या कहा कि प्राणियों का अपना इर्द गिर्द कार्बनिक व
अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध में पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सबने मतलब अलग अलग मत दिए हैं भाई। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है, अब आपसे पूछा तो कुछ और बताया, आपके क्लासमेट से पूछा तो वो कुछ और बताएगा। अभी जैसे KGF 2 या KGF की जो भी मूवी आई है ना, या आपकी कोई भी मूवी आई, सब लोग देखने गए, सबसे पूछा गया भाई कश्मीरी फाइल्स आई मान लो, सबसे पूछा गया क्या रिव्यू रहा, क्या है, कैसी लगी मूवी, तो आप कुछ बताएंगे, वो मूवी का कोई और पार्ट बताएंगे, वो कहेंगे मूवी का बेस्ट पार्ट ये था। किसी को अच्छी लगी, किसी को नहीं अच्छी लगी। तो वैसे ही जो आपका इकोसिस्टम है, इसको लेकर के सब लोगों ने अपने अपने मत प्रेषित किए हैं। तो अब देखो जरा, एक यहाँ से जितना आपने पढ़ लिया तो वहाँ से पूरा कंक्लूजन अगर जो निकला, अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूँ तो एक पारिस्थितिकी तंत्र किसी स्थान की आबादी, समुदाय, आवास और पर्यावरण को समाहित करते हुए वह व्यवस्था है जिसमें जैविक व अजैविक वस्तुओं के मध्य सभी पर्यावरणीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये है आपकी मेन डेफिनेशन। क्या कहा गया फिर से देखो कि ये किसी स्थान की आबादी, समुदाय, आवास और पर्यावरण को समाहित करते हुए वह व्यवस्था है जिसमें जैविक व अजैविक वस्तुओं के मध्य सभी पर्यावरणीय क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। एक ही जाति के विभिन्न जीव जो एक ही भौगोलिक पर्यावरण में रहकर वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया करते हैं उसे प्रजाति की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज कहते हैं। ये जीव अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों पर निर्भर रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के अस्तित्व के लिए जैविक व अजैविक घटकों का क्या है, एक सम्मिश्रण है। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न इकाइयों का मेल है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इन इकाइयों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता रहता है। देखो जरा, अब जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है वो आपकी इस फिगर में दिखाई गई है। रुकिए जरा, इसको मैं सीधा कर दूं एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, पृथ्वी का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी वास्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब कुछ आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। क्या क्या, आप समझो बात को, चाहे आपके फॉरेस्ट हो, चाहे आपके घास हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे मानवकृत यानी कि जो मैनमेड चीज़ें हों वो हों, या अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर हो, या समुद्री जल जैसे आपका मरीन वगैरह का पानी है ना, समुद्र, ये सब आपका किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विशाल पारिस्थितिकी जो आपका पृथ्वी का यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे। ये अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पोषक तत्व, ये क्या है आपके उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, ये हैं आपके डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक, ये है आपका प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। अब जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है इस अर्थ पे, है ना, उसी से कहीं ना कहीं सब लोग संबंधित हैं। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो है वो आपका डिकम्पोजर से कनेक्टेड है, और उसके बाद में जो प्रोड्यूसर है वो आपका कंज्यूमर से भी कनेक्टेड है ना। और यहाँ से सन से सबको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके, तो इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा संग्रहण व ऊर्जा प्रवाह की क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। क्या क्या याद रखना, अगर आपसे पूछे इकोसिस्टम में क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, एनर्जी का चेंज, है ना, एनर्जी का कंजर्वेशन और एनर्जी का फ्लो निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न तत्व उपस्थित रहते हैं। हर एक पारिस्थितिकी तंत्र जो भी आपका इकोसिस्टम होता है उसमें ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। क्या क्या, तो समझो बात को, जीवों व पौधों की प्रजातियां पाई जाएंगी, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाएंगे, है ना, अलग अलग जाति के आपके पौधे पाए जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे ना कि कहीं ठंडे प्रदेश में अलग तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं, आपकी ज़्यादा गर्म या शुष्क प्रदेश होते हैं तो वहाँ की वनस्पतियां आप देखते होंगे कांटेदार होती हैं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उनकी संख्या, जैव भार और जीवन इतिहास व स्थल पर विवरण, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। अजैविक तत्व की मात्रा, उनका वितरण, जल व भोजन आदि के स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्वों तथा प्रकाश, ताप आदि की तीव्रता, अवधि, दूरी आदि, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, ये सब चीज़ें आपके इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। अब इकोसिस्टम के कार्य क्या है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के क्या है फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि खाद्य पदार्थों का चक्रण यानी साइक्लिंग ऑफ फूड आइटम्स। मैम फूड आइटम्स की साइक्लिंग मतलब जैसे आपने कुछ, आप जब तक जीवित रहते हैं कुछ चीज़ों को खाते हैं, फिर आपको किसने खा लिया, फिर उसको किसने खा लिया, फिर क्या हुआ, डिकम्पोज होकर के आप मृदा में मिल गए, फिर नए जीव की उत्पत्ति, मतलब इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, ये साइकिल चलता रहता है। पारिस्थितिकी
तंत्र में जैव ऊर्जा प्रवाह की दर अर्थात समुदाय में खाद्य उत्पादन तथा श्वसन की दर का निर्धारण करना, जैविक एवं पारिस्थितिकी निरंतरता व नियंत्रण अर्थात पर्यावरण में जीवों द्वारा पर्यावरण नियंत्रण व पर्यावरण द्वारा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना। नेक्स्ट, इसके घटक या अंग क्या कौन से होते हैं। सबसे पहला देखो आपका होता है अजैविक घटक। अब देखो अजैविक घटक के अंतर्गत आपके दो घटक आ जाते हैं, एक आता है आपका अकार्बनिक, एक आता है आपका कार्बनिक। अकार्बनिक को अंग्रेजी में कहते हैं इनऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक को अंग्रेजी में कहते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर्स, है ना। तो अब देखो, अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अजैविक घटक संबंधित है, ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ से, ऑप्शन बी अकार्बनिक पदार्थ से, ऑप्शन सी इन दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगा के आओगे, ऑप्शन सी इन दोनों से। तो ये तो तब पता होगा ना चीजें जब आप पढ़ रहे होगे। अभी हम आपको ऐसे क्वेश्चन करा दे डायरेक्टली, तो हो सकता है कि भाई आपने प्रीवियस कभी पढ़ा हो अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में, तो आपको पता हो चीजें, लेकिन अब भी तब भी पता होंगी, तब भी आपको एक बार रिवीजन तो बनता ही ना। सो जो बच्चे कह रहे ना कि मैम थ्योरी 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 नहीं पढ़नी है, एमसीक्यूज पढ़ना है, सुधर जाओ, चुप्पे थ्योरी पढ़ लो, चुप्पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 20 दिन में आप थ्योरी कैसे कंप्लीट कर लोगे पूरी, है ना। देखो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आपके कैसे आते हैं, जैसे क्या आ जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, फैट, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो चक्रीय अवस्थाओं जैसे आपका कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि के रूप में वातावरण में उपस्थित रहते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र में सदैव अपना योगदान बनाए रहते हैं। अब यदि मैं कार्बनिक पदार्थ की बात करूं, ऑर्गेनिक मैटर्स की बात करूं, तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि जैवभार के रूप में या पर्यावरणीय तत्वों के रूप में विद्यमान रहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ चक्रण के बाद जैविक घटकों में प्रवेश करते हैं और कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र की जलवायु निर्धारण करने में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की जलवायु निर्धारण करने में आर्द्रता, ताप, सूर्य का प्रकाश, उसकी तीव्रता तथा वर्षा की मात्रा आदि सभी सहयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही आपने क्या पढ़ा, अजैविक घटक पढ़ा। अब पारिस्थितिकी तंत्र का घटक आपको और क्या है, तो जैविक घटक है। जैविक घटक में आपको क्या क्या आ जाता है, देखो स्वपोषी आ जाता है, परपोषी, अभी परपोषी के एग्जाम्पल भी बताएंगे। स्वपोषी आ जाता है आपका, है ना, और क्या आ जाता है, परपोषी भी आ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक, अब मैम स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, समझो बात को। जो आपके स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी का मतलब ऐसे समझ लो कि वह स्वधन पोषी, यानी स्व मतलब अपना पोषण, पोषी मतलब अपना पोषण स्वयं करने वाले, जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। जैसे स्वपोषी को मैं ऐसे समझाते हैं, इनको प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ये क्या है, आपके स्वपोषी हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऐसी जीव, ऐसे वनस्पति जो अपना पोषण स्वयं करे या अपना भोजन स्वयं बनाए, उसको आप क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत आप देखते होंगे जो पेड़ पौधे हैं वो किसके माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से। अब यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसका उत्पादक पदार्थ क्या होता है, समझो बात को। हम आपसे कहें कि उत्पादक पदार्थ, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो आपको क्या मिलता है, उत्पादक, यानी रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में आपको ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती है ना, तभी तो आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में संभव हो पाती है, तो क्या बताओगे आप, कि सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। अब जरा देखो इन्होंने क्या लिखा है जैविक घटक के अंतर्गत। सबसे पहले इन्होंने बताया स्वपोषी। अब देखो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वपोषी को और दूसरा अन्य नाम क्या है, प्राथमिक उत्पादक, है ना, और द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, या इनमें से सभी। तो आपको वहां पर बताना होगा कि प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक, कोई आप क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों को प्रकाश ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से पोषण ऊर्जा अर्थात भोजन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ये कार्य पारिस्थितिकी तंत्र के, देखो यहाँ पे लिखा है, ये कार्य आपके पारिस्थितिकी तंत्र के यानी इकोसिस्टम के हरे पेड़ पौधे करते हैं। और हरित बैक्टीरिया यानी ग्रीन बैक्टीरिया भी कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में सहयोग देते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं। अब इसी तरीके से होता है आपके परपोषी या उपभोक्ता, जैसे हम लोग, है ना, जो दूसरों पर निर्भर है, जो अपना भोजन स्वयं न बना। अरे मैम कैसी बात कर रही हैं, हम तो अपना खाना खुद ही बना लेते। हमने कहा कैसे, आपने कहा मैम हम आटा लगाते हैं, बढ़िया पूड़ियाँ बनाते हैं, तो हमने अपना खाना खुद ही तो बनाया, तो हम भी स्वपोषी होने चाहिए। हमने कहा रुको जरा,
सब्र करो, अब पूरी बात सुनो। आपने कहा कि यस मैम। बोली, हमने कहा सुनो फिर। हमने कहा देखो, आपने जो आटा लगाया है उस आटे का थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। आपने कहा ओके मैम। हमने कहा वो गेहूँ कहाँ से आया? आपने कहा मैम वो तो पौधों से आया। तो हमने कहा फिर आपका वो खाना स्वपोषी कैसे हुआ? गेहूँ आपने खुद थोड़ी ना बनाया। दाल बनाओगे तो दाल आप खुद थोड़ी ना बनाओगे, दाल कहाँ से आई? आपकी पौधों से आई। तो आप क्या है, डिपेंडेंट हैं, है ना। तो सबसे पहले आप इसमें देखो चरण के माध्यम से बताया जाता है। सबसे पहले होता है आपका प्रथम चरण के उपभोक्ता यानी प्राथमिक उत्पादक। देखो जो प्रथम चरण के लोग होते हैं या प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे आपका गाय और खरगोश। द्वितीय चरण के जो होते हैं वो शाकाहारी नहीं होते, मतलब वो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, समझो। द्वितीय चरण के जो उपभोक्ता होते हैं या द्वितीयक जो उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, वो शाकाहारी जंतुओं को खा लेते हैं, जैसे आपके मेंढक हो गए। अब जो तृतीय चरण के उपभोक्ता होते हैं या जो तृतीयक उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता को खा लेते हैं। जैसे मांसाहारी जीवों को बड़े मांसाहारी जीव खा लेते हैं। भाई सेकेंडरी वाले भी तो मांसाहारी कहलाएंगे ना, अगर वो शाकाहारी जंतुओं को खा लेंगे तो। लेकिन अगर मांसाहारी मतलब बड़े मांसाहारी को खा ले, जैसे सांप जो है वो मेंढक को खा ले, तो कहीं ना कहीं मेंढक तो मांसाहारी होता ही है, देखो कीटों को खा देता है। लेकिन अगर उससे भी बड़ा वाला उसको खा ले, है ना, समझो बात को। जैसे सांप जो है वो मेंढक को खा लेता है तो वो तृतीय चरण में आता है। उच्च उपभोक्ता की बात करी जाए या जो टॉप कंज्यूमर की बात करें तो इसके अंतर्गत वे मांसाहारी जीव आते हैं जो तीनों चरण के जीवों को भक्षण करते हैं। तीनों चरण के जीव मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों चरण के जीव मिल जाए वो सब खा लेते हैं। तो जैसे इसमें आपको क्या आता है, आपका शेर आता है। अब जो गुरु उपभोक्ता होता है, जैसे मानव जाति जो है वो क्या गुरु उपभोक्ता के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि ओमनिवोरस होते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं। क्योंकि सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, सब कुछ खाने वाले। चाहे आपका शाकाहारी दे दो, चाहे आपको तोरई की सब्जी बना के दे दो तो भी बढ़िया है, चिकन मटन बना के दे दो वो भी बढ़िया है ना। तो जो सब कुछ खाते हैं वो सर्वाहारी हो, वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गुरु उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जरा एक बात समझो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परपोषी या उपभोक्ता में कितने चरण होते हैं, है ना, तो कितने बताओगे? 1 2 3 4 चरण होते हैं। उच्च उपभोक्ता भी तो होते हैं ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है आपसे, शेर जो है वो कौन सा उपभोक्ता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर उच्च उपभोक्ता है? तो आप क्या लगा क्या होगे, उच्च उपभोक्ता है। आपसे पूछ दिया जाए हिरन कैसा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता, ये है ना। तो जिस तरीके से आप कर सकते हो आंसर्स, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में। तो थ्योरी पढ़ोगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। सूक्ष्म उपभोक्ता या घटक क्या होते हैं, तो विभिन्न सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि मृत तथा जीवित जीव द्रव्य के जटिल पदार्थों का अपघटन। जैसे देखते हो कि आप कोई मर जाता है, देखो कोई जैसे रोड पे आप देखोगे डॉगी वॉगी मर गया, अगर उसको कोई नहीं मान लो उठाया गया या, तो वो 1 2 दिन के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, सड़ने लगता है। फिर उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो ये सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक होते हैं, ये मृत जो पड़ी हुई लाश है या जो भी मृत चीज़ें हैं उन पर जा करके क्या करते हैं, उनको टुकड़ों में विभाजित करने लगते हैं। मतलब उनको सड़ा गला कर पुनः जो है क्या कर देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तभी तो देखो कितनी ज़्यादा स्मेल आती है ना, और ये स्वयं भी ऊर्जा उसी से प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारणवश ये अपघटक भी कहलाते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिटर्स भी कहा जाता है, इस प्रकार सूक्ष्म उपभोक्ता किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक प्रकृति के क्रियात्मक साम्राज्य यानी फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर होते हैं तथा उस तंत्र विशेष में उपस्थित ऊर्जा व पोषण पर निर्भर करते हैं। तो सभी जैविक व अजैविक घटक मिलकर खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का निर्माण करते हैं। जैसे आपका ये हो गया, देखो ये होती है आपकी फूड चेन। देखो सबसे पहले आपको क्या दिखा, सबसे पहले आपने देखा कि एक ये था पेड़ पौधा, ठीक है, तो इसको किसने खाया, इस हरे पौधे को खाया इस खरगोश ने, यानी ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। इस खरगोश को किसने खा लिया बताओ, इस खरगोश को खा लिया इस लोमड़ी ने, तो ये क्या हो गया आपका द्वितीयक चरण। फिर इस लोमड़ी को खा लिया इस शेर ने, तो ये हो गया आपका तृतीयक चरण का उपभोक्ता। उसके बाद में अब जो मनुष्य था वो इस लोमड़ी को भी खा सकता था, इस प्लांट से निकली हुई चीज़ों को भी खा सकता था, है ना। और जो खरगोश जो आपका शेर था, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी ले लो तो उसको भी जो क्या कहते हैं कार्निवरस चीज़ें, मांसाहारी भी होता है ना, मनुष्य तो मांस को भी खाता है, तो ये इसको भी खा सकता था। फिर जब मनुष्य की डेथ हो गई तो उसको मान लो अगर नहीं दफनाया गया या नहीं, तो उसको क्या करेंगे, ये डिकम्पोज, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये डिकम्पोज कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये एक पूरी फूड चेन बन जाती है। और क्या होता है,
देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, टर्सरी और उसके बाद में ओमनिवरस। और ये पूरा प्रोसीजर होता है और इन सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सन से मिलती रहती है ना। अब देखिए जरा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है। तो पृथ्वी के सभी पौधे और जानवर भोजन और आवास प्रदान करने के लिए किस पर निर्भर है, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। अभी यहीं पे ऑप्शन दे दिया जाए आपको, मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि पृथ्वी के सभी पौधे और जानवर भोजन और आवास प्रदान करने के लिए किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी ये सभी। तो अब क्या लगा कर क्या होगा वहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र। महत्वपूर्ण बने रहने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए घास के मैदान में रहने वाले एक हिरण को पानी पीने के लिए, खाने के लिए, वनस्पति और झाड़ियों में सोने और छिपने के लिए टूटना चाहिए। यदि हिरण की आबादी इन चीज़ों को प्रदान करने के लिए अपने वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो अतिरिक्त हिरण को अन्य प्रजातियों के आवासों और पारिस्थितिकी तंत्रों पर अतिक्रमण करते हुए कहीं और भोजन और आश्रय की तलाश करना। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र आपका विभिन्न आवासों के माध्यम से ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह को संदर्भित करता है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक क्या होते हैं, आपके शामिल होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थिर संवादात्मक प्रणाली या समुदाय है जो कई जीवों को एक दूसरे और पर्यावरण को निर्जीव घटकों के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहला है, देखो जैसे इस प्रकार से आपका कि ये पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं और ऊर्जा प्रवाह प्रबंधन के साथ जीवन प्रणालियों का साथ समर्थन करते हैं और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है जैसे पोषक चक्रण के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऊर्जा के रूप में पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है तथा जैविक व अजैविक घटकों के बीच पदार्थ होता है। ये विभिन्न पोषी स्तरों के बीच एक उपयुक्त संतुलन के पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में सहायता करता है। पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता से खनिजों को जीवमंडल में पुनर्चक्रित किया जा सकता है। ये लोगों को भोजन, फाइबर, कागज, लकड़ी और दवाएं प्रदान करता है और साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी प्रदान करता है ना। ये बड़ी संख्या में कार्बनिक रसायन का उत्पादन करता है जो जीवों की विभिन्न परतों के बीच ऊर्जा को आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ये जंगली पौधे और जानवरों को आवास प्रदान करता है। कौन आपका, तो इकोसिस्टम। ये विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जाल को बढ़ावा देता है। ये आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और जीवन को बढ़ावा देता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के सामान्य प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करता है, जिसमें कार्बन चक्र, ऊर्जा चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और जल चक्र शामिल है। इन महत्वों के अलावा पारिस्थितिकी तंत्र खरपतवारों को नियंत्रित करने, फसल के घूमने, घास के मैदानों में प्रबंधन, जंगलों, जैविक सर्वेक्षणों, मिट्टी के संरक्षण, वन्य जीवन आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट। मैम इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो देखो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर से आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड भी मांगे तो आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड आप अपना एक बना लीजिएगा, उसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा फिर से, तो आपको वही पासवर्ड डालना होगा, है ना। तो पासवर्ड अच्छे से बनाइएगा तो याद रखिएगा। जब आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप ई कोर्स के सेक्शन में जाएंगे, फ्री कोर्स में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकेंगे, इस चीज़ को पढ़ पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो और नोट्स बना पाएंगे। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इट्स वेल एंड गुड। बाकी एग्जाम्स का मोड ऑब्जेक्टिव अगर है भाई, अभी तक तो यही जानकारी मिल रही है, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करा देंगे, परेशान नहीं हो। अपने अपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए आप पढ़ लो, और पेडागोजी सब्जेक्ट्स का आराम से आपको हम मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब से बुक्स वगैरह या कोई मल्टीपल चॉइस की ऐसी बुक ले लो जिसमें थ्योरेटिकल और MCQs दोनों हो, मार्केट में जा करके, है ना। ऐसी बुक चॉइस कर लो, देख लो जा करके एक बार अपने हिसाब से। 2 बुक्स ही तो लेनी है, 2 बुक्स ले लो, बाकी 2 हम आपको पढ़ा ही रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन से, तो आराम से पढ़ते रहो, है ना। और अगर बुक चाहिए हो तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की भी खरीद लो, अच्छी बुक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कंटेंट तो देख ही रहे हो इसका, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी
अगर वीडियो पसंद आया तो हमने आज एक भी बार नहीं बोला है कि लाइक कर दीजिएगा, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा एटलीस्ट। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।